प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय रायपुर भीलवाड़ा, बीए प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, प्रश्न पत्र द्वितीय की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन कक्षा में हमने हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित अध्यापन आरंभ किया था, जिसमें इस प्रश्न पत्र के लगभग आधे भाग को हमने पिछली कक्षा में पढ़ लिया है। हम पुनः उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपके जो प्रश्न आता है 20 अंकों का आएगा, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास से संबंधित। ये लगभग 100% क्वेश्चन आता है, तो आप इसको अच्छी तरह से पूरी तरह से तैयार कर लें। हिंदी भाषा, राजस्थानी, ब्रज और अवधी, इन 4 उप शीर्षकों पर 20-20 अंकों के 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों ही अथवा में रहेंगे। ये 40 अंकों का हिंदी भाषा का भाग है। और इसी तरह से इसका हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास, 60 अंकों का है, जिसमें 20-20 अंकों के 3 प्रश्न बनते हैं। तो कुल 5 प्रश्न इस प्रश्न पत्र में आते हैं और पाँचों प्रश्न ही 20-20 अंकों के होते हैं। तो उसी को आधार मान करके प्रत्येक प्रश्न आपके लगभग 4 से 5 प्रश्नों में पूर्ण हो जाना चाहिए। तो हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में हिंदी भाषा को उद्भव और विकास से संबंधित जो अध्ययन किया है, वो इसकी भूमिका कि प्रमुख आर्य भाषाएं, द्रविड़ परिवार, आर्य परिवार, इन सभी को हमने थोड़ा देखा है। प्राचीन आर्य भाषा परिवार जो है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, मध्यकालीन आर्य भाषा काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, आधुनिक आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। हमने इस प्राचीन आर्य भाषा काल का अध्ययन कर लिया है, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत 2 भाषाओं के बारे में पढ़ा। मध्यकालीन आर्य भाषाएं जो हैं उसमें पाली भाषा का हमने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। प्राकृत भाषा के प्रकारों की ओर हम बढ़े थे। इन 2 पृष्ठों तक हमने कार्य पूर्ण कर लिया था। पैशाची प्राकृत, ये देखिए षोडशनी प्राकृत, प्राकृत भाषा के जो प्रकार हैं, षोडशनी प्राकृत, पैशाची प्राकृत, महाराष्ट्रीय प्राकृत और अर्धमागधी प्राकृत, यहाँ तक हमने पिछली ऑनलाइन कक्षा में अध्ययन कर लिया है। आज हम इसी प्राकृत का 5वां जो प्रकार है, मागधी प्राकृत, से हम इस कक्षा को आरंभ कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए। मागधी प्राकृत मगध के आसपास की भाषा होने के कारण इसे मागधी कहा जाता है। संस्कृत के नाटकों के निम्न श्रेणी के जो अधम श्रेणी के जो पात्र होते हैं, उनके मुख से इसी भाषा का प्रयोग करवाया गया है। अश्वघोष के नाटकों में इसी मागधी प्राकृत की प्रचुरता है। प्राकृत के जो अन्य जो भेद हैं वो है केकय, टक, खस और ब्राचर। ये सभी भेद हैं, सभी प्रकार हैं। केकय प्रदेश की प्राचीन भाषा केकय कहलाती है। ये प्रदेश अब पाकिस्तान में है। वहाँ की लहंदा भाषा का उद्भव और विकास इसी केकय प्राकृत से हुआ है। टक, यह भी पंजाब प्रदेश के एक विशेष भूभाग में पनपी हुई प्राकृत हैं, जो टक कहलाती है। इसका कुछ भाग पाकिस्तान में है तथा इसके विकास के संबंध में बहुत कम जानकारी आज मिल पाई है। खस जो प्राकृत का एक प्रकार है, इसका उल्लेख बहुत कम स्थलों पर हुआ है। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी तथा कुछ अन्य विद्वानों ने इसको मान्यता दी है। इन विद्वानों के अनुसार हिमाचल प्रदेश, कुमायूं, गढ़वाल तथा नेपाल में बोली जाने वाली आधुनिक भाषाओं का विकास इसी खस प्राकृत से हुआ मानते हैं। ब्राचर, ये भी एक प्राकृत का प्रकार है। इस प्राकृत को अपभ्रंश की जननी माना जाता है। किसी समय इसका क्षेत्र सिंध प्रदेश था, जहाँ प्राचीन काल में इसका विकास हुआ था। नवीन खोजों के अनुसार इसके अस्तित्व को नहीं के बराबर महत्व दिया गया है। आपके जो हिंदी भाषा के उद्भव और विकास को हमने 3 भागों में विभाजित किया था: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत का अध्ययन किया और मध्यकालीन आर्य भाषा में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का अध्ययन कर रहे हैं। तो पाली और प्राकृत का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो मध्यकालीन आर्य भाषा का ही एक प्रकार है अपभ्रंश भाषा, जिससे हिंदी भाषा का उद्भव और विकास हुआ है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग 500 ईस्वी से
1000 ईस्वी तक हुआ है। इस भाषा को अवहट्ठ, देशी भाषा आदि अनेक नामों से पुकारा गया है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ, यानी जिसका रूप बिगड़ गया है वह भाषा अपभ्रंश। जब भाषा का रूप सुसंस्कृत न रहकर बोलचाल का सामान्य रूप हो जाता है तो पंडितों की दृष्टि से वह भाषा बिगड़ी हुई मानी जाती है और तब वह उसे अपभ्रंश की संज्ञा देते हैं। प्राचीन हिंदी की रूप रचना पर इस भाषा का प्रचुर प्रभाव पड़ा है। यदि इसे प्राकृत और आधुनिक भाषाओं की श्रृंखला को जोड़ने वाली कड़ी कह दिया जाए तो अनुचित नहीं होगा। किसी समय अपभ्रंश अत्यंत ही लोकप्रिय काव्य भाषा थी। विद्यापति ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका में इसी अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया है। अनेक जैन आचार्यों और कवियों ने इसी भाषा में अनेक काव्य ग्रंथ लिखे हैं जो संख्या और गुणवत्ता की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। प्राकृत सर्वस्व शीर्षक ग्रंथ में अपभ्रंश के 27 भेद भी गिनाए गए हैं। इससे अपभ्रंश भाषा में जो कुछ कृतियाँ लिखी गई है उनका उल्लेख भी यहाँ नीचे किया गया। देखिए, आचार्य देवसेन ने श्रौकाचार लिखा, स्वयंभू कवि ने पौमचर्यु, रिटनेमी चर्यु, पुष्पदंत कवि ने महापुराण, धनपाल कवि ने भविष्यत कहा, अब्दुल रहमान कवि ने संदेश रासक, जोइंदू ने प्रमाद प्रकाश, राम सिंह जी ने पाहुड़ा दोहा, हेमचंद्राचार्य ने शब्दानुशासन, विद्यापति कवि ने कीर्तिलता, कीर्ति पताका जैसी रचनाएं अपभ्रंश भाषा में लिखी है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं इसी अपभ्रंश भाषा के विकास की ओर। द्वितीय प्राकृत के अंतर्गत जितने भी हमने भेद किए हैं या जिनका अध्ययन हमने अभी किया है वे सब अपभ्रंश भाषा के ही भेद स्वीकार कर लिए गए हैं। यानी कहने का तात्पर्य है मध्यकालीन आर्य भाषा के जो 3 प्रकार हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, तो दूसरा जो प्रकार है प्राकृत, उसके क्षेत्रीय जो रूपांतरण या भेद हुए हैं वही के वही भेद आगे चल कर के अपभ्रंश भाषा के भेद भी स्वीकार कर लिए गए हैं, अर्थात दोनों समान हैं। अतः अपभ्रंश के विविध रूपों से ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ है। हिंदी का विकास भी इसी अपभ्रंश से हुआ है। अतः हिंदी की जननी अपभ्रंश भाषा है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 क्षेत्रीय रूपांतरण प्रचलित थे जिनसे आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का कालांतर में यानी आगे चलकर विकास हुआ। इनका विवरण इस प्रकार है। अपभ्रंश के क्षेत्रीय रूप देखिए नीचे, ये सोरसेनी, पैसाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी, ये 7 क्षेत्रीय रूप है। और इनसे सामने देखिए, इनके जस्ट सामने विकसित होने वाली इनके आधुनिक आर्य भाषाएं देखिए। सोरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, इन 3 उपभाषाओं का विभाषाओं का जन्म होता है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी ये दोनों हिंदी की विभाषाएं हैं। पैसाची अपभ्रंश से देखिए पंजाबी और लहंदा। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी का विकास। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा जो हिंदी की एक विभाषा है। पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी, पश्चिम पहाड़ी, इसकी 3 उपबोलियाँ होती है। 5वें नंबर पे देखिए महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, यानी इसकी भी 3 उपबोलियाँ हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये भी हिंदी का ही एक विभाषा का रूप है। मागधी अपभ्रंश से देखिए बिहारी, उड़िया, बंगला और असमिया का विकास हुआ। बिहारी हिंदी की एक विभाषा है। मगही, मैथिली और भोजपुरी इस बिहारी की ही 3 उपबोलियाँ कहलाती हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यानी हिंदी भाषा के उद्भव विकास को हमने 3 कालखंडों में बांटा था। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत को पढ़ा। दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा काल जिसमें हमने पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का अध्ययन किया है। तीसरा जो काल विभाजन आता है इसका कालखंड वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से अब तक। हिंदी एवं अन्य आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश के क्षेत्रीय भेदों से हुआ है। इस विवेचना के आधार पर भाषाओं के क्रमिक विकास को निम्न रूप से समझा जा सकता है। इसके नीचे देखिए, वैदिक संस्कृत का समय हमने 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के रूप में अभी अध्ययन किया है। लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, यानी ये दोनों भाषाएं लगभग 1000 ईस्वी तक चलती रही, 1000 वर्ष तक चलती रही। इससे विकसित होती है पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, फिर प्राकृत वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, फिर आती है अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1 ईस्वी तक, फिर इसी अपभ्रंश से विकास होता है हिंदी एवं अन्य आधुनिक आर्य भाषाओं का जो जन्म होता है वो 1000 ईस्वी से माना जाता है।
हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, क्योंकि शौरसेनी अपभ्रंश से दो भाषाएं निकलती हैं, पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी। राजस्थानी की 4 उपबोलियाँ, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। इसी तरह से पश्चिमी हिंदी की भी 5 उपबोलियाँ हैं, ब्रज, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी। ये 5 उपबोलियाँ। इस तरह से 5 और 4 9 का जन्म, 18 उपबोलियाँ मानी जाती हैं हिंदी की, जिनमें से 9 का जन्म केवल शौरसेनी अपभ्रंश से ही हो जाता है। इसलिए मूलतः इसका जन्म, हिंदी भाषा की उत्पत्ति मूलतः शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जा सकती है। अपभ्रंश भाषा का प्रयोग यद्यपि 12वीं शताब्दी तक साहित्य में होता रहा है, किंतु 1000 ईस्वी तक आते आते हिंदी बोलचाल की भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई थी। अतः हिंदी भाषा का प्रारंभ 1000 ईस्वी से हुआ, ऐसा मानना ही तर्कसंगत और उचित है। अपभ्रंश के तद्भव शब्दों को, यानी जो संस्कृत से बिगड़ गए हैं, कालांतर में अधिक वर्षों तक प्रयोग होने के कारण संस्कृत शब्दों का ये विकृत रूप तद्भव कहलाता है, और उन तद्भव रूपों को अपभ्रंश भाषा के थे, उनको हिंदी ने वैसा का वैसा ही रूप में ग्रहण कर लिया। अपभ्रंश की प्रचलित जो जितनी भी ध्वनियाँ थी वो हिंदी में भी प्रचलित है। कुछ नवीन ध्वनियों का भी विकास हुआ। ढ़, ढ ये दोनों द्विगुणी वर्ण कहलाते हैं। व, नह, मह, लह इन नवीन ध्वनियों का भी विकास हिंदी भाषा में होता है। भाषा की प्रवृत्ति सदैव कठिनता से सरलता की ओर रहती है। जैसे संस्कृत भाषा संश्लिष्ट और योगात्मक थी, अब हिंदी भाषा सरल और वियोगात्मक हो गई है, यानी विश्लिष्ट हो गई है, फैल गई है। तो इसका रूप जो होता है कठिन से सरल की ओर बढ़ता है। संस्कृत में 3 वचन और 3 लिंग थे, हिंदी में 2 ही वचन, एक वचन और बहुवचन, 2 ही लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग रह गए हैं। संस्कृत में 24 धातु रूप थे, जबकि हिंदी में केवल 2 ही धातु रूप रह गए हैं, एक तो मूल धातु रूप और दूसरा उसका विकारी रूप। इस प्रकार अनेक परिवर्तनों के साथ आधुनिक आर्य भाषाएं आज हमारे समक्ष हैं। आधुनिक आर्य भाषाओं का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि इन आधुनिक आर्य भाषाओं पर 20 अंकों का एक बड़ा प्रश्न आपके बनता है कि आधुनिक आर्य भाषाओं का भाषा वैज्ञानिक परिचय देते हुए विस्तार से वर्णन कीजिए। तो अलग से हम इसका प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न का उत्तर मैं अलग से आपको बताऊंगा। यहाँ हम केवल उल्लेख कर रहे हैं कि आधुनिक आर्य भाषाएं कौन कौन सी हैं। जैसे शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं 3 विभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली जिसे कोरवी कहते हैं, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और हरियाणवी जिसे बांगरू भी कहते हैं, ये 5 उपबोलियाँ पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है। राजस्थानी जिससे मारवाड़ी, जयपुरी यानी मेवाड़ी, मेवाती और मालवी, ये 4 उपबोलियाँ इस राजस्थानी से निकली है। आगे चलते हम पैशाची अपभ्रंश से विकसित भाषाएं जिससे लहंदा और पंजाबी निकलती है। ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी विकसित हुई। दरद अपभ्रंश से कश्मीरी का जन्म हुआ। खस अपभ्रंश से पहाड़ी भाषा का विकास होता है। पहाड़ी की भी 3 उपबोलियाँ हैं, पूर्वी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पश्चिमी पहाड़ी, ये भी हिंदी की एक विभाषा है। और अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी, ये एक हिंदी की विभाषा है। इसकी 3 उपबोलियाँ अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी में रामचरितमानस लिखा गया है, तुलसीदास जी उसके अवधी भाषा के बड़े कवि माने जाते हैं। फिर है मागधी अपभ्रंश जिसे बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का जन्म हुआ। बिहारी हिंदी की एक उपभाषा है जिसकी भोजपुरी, मैथिली और मगही, ये 3 उपबोलियाँ हैं। भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली एक बोली हैं, और मैथिली में विद्यापति कवि ने, विद्यापति मैथिली कोकिल कहलाते हैं, और उनकी विद्यापति पदावली इस मैथिली भाषा में ही रची हुई है। फिर है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, मराठी। तो इन 8 क्षेत्रीय अपभ्रंश रूपों से हिंदी और आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि उपर्युक्त विवेचन के उपरांत कहा जा सकता है कि अनेक भाषाएं आधुनिक आर्य भाषाओं में परिगणित की जाती है, जिन्हें भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संवैधानिक मान्यता मिल चुकी है। पूर्व में इनकी संख्या 18 थी, और वर्तमान में इस 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। डोगरी वगैरह इनको और मान्यता दे दी गई है। अतः हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की एक लंबी कहानी है। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सर जॉर्ज गियर्सन ने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही हिंदी के अंतर्गत माना है, यानी इन दोनों की मिलाकर के कुल 5 और 3 8 ही बोलियां होती हैं, और मूलतः शौरसेनी से हिंदी का जन्म माना जाता है। इस दृष्टि से हिंदी भाषा का क्षेत्र संकुचित हो जाता है। दूसरे शब्दों में भारतीय आर्य भाषा परिवार काफ़ी विस्तृत और लंबा है, और जिसका महत्व काफ़ी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।
आज की इस ऑनलाइन कक्षा का हम यहीं समापन करते हैं। धन्यवाद।